बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर नियाज है। जो क्वेश्चन बोर्ड के अंदर या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, वो कुछ इस तरह से होगा कि एक्सप्लेन स्ट्रेस टू स्ट्रेन ग्राफ, व्हाट इज इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है उसको हम आंसर करेंगे, वो है स्ट्रेस टू स्ट्रेन ग्राफ। ये क्या चीज़ है? देखिए, किसी भी मटीरियल की अगर हमने स्ट्रेंथ या उसकी इलास्टिसिटी हमने चेक करनी हो तो हम क्या करते हैं, उस मटीरियल के ऊपर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और स्ट्रेस से हमें स्ट्रेन मिलता है और स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं और स्ट्रेन जो है वो वैल्यू उसकी नोट करते जाते हैं। ये काम एक मशीन के ऊपर बेसिकली होता है। तो इन दोनों के दरमियान एक ग्राफ बन जाता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेस टू स्ट्रेन ग्राफ। इसमें हम स्ट्रेस को जो है वो रखते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, क्योंकि इसमें फोर्स का एलिमेंट होता है, ठीक है। और फोर्स का इफेक्ट ये होता है उस मटेरियल के अंदर इलॉन्गेशन होती है, यानी उसके अंदर एक्स यानी लेंथ का इजाफा होता है, तो उसको रखते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। यानी एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे स्ट्रेन को और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो हम रखेंगे स्ट्रेस को। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। To check the strength and elasticity of a material, stress is applied on the material and strain is noted. So a graph is drawn between the different values of stress and strain, called stress to strain graph. Along x axis हम रखेंगे strain को और y axis पे हम रखेंगे stress को। जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ कैसे बनता है। तो शुरू में अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये समझ लें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के ऊपर जो है वो आप वेट उसके ऊपर हैंग कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, शुरू में जब आप उसके अंदर मैस हैंग करेंगे तो स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा होगा, यानी स्ट्रेस आपने लगाई मैस रखने की वजह से और उसकी लेंथ में इजाफा हुआ, यानी उसमें स्ट्रेन पैदा हुआ। मगर ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक वेट और रख दें इसके अंदर, मैस और रख दें, तो उसके अंदर थोड़ी सी लेंथ में और इजाफा हो जाएगा, यानी इस पोर्शन में स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप थोड़ा सा उसके अंदर और मैस बढ़ाते जाएं तो फिर एक वक्त आएगा कि अब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। फिर आप फर्दर मैस बढ़ाते जाएं तो फिर आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि जहां पर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। मगर जैसे ही आप वो तमाम मैसेज को रिमूव करेंगे और वेट्स को रिमूव करेंगे जो आपने इसके ऊपर लगाए थे, तो जो मटेरियल हमारा या जो स्प्रिंग हमारा है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो वापस अपनी असल हालत पे चला जाएगा, यानी रीस्टेट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये हम बोलते हैं कि ये अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है इस वक्त। और अगर हम उसके ऊपर मैस बढ़ाते चले जाएं अनलेस के वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाए, तो फिर वो जो मटेरियल है वो परमानेंटली अपनी शेप चेंज कर जाएगा, उसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। मगर मटेरियल जो है वो अपनी हालत को बरकरार रखेगा, अपनी इलास्टिसिटी को खो देगा। अब अगर आप वो मैस रिमूव भी करें, वो वेट उसके ऊपर डाला है हैंगर के ऊपर, वो आप रिमूव भी करें, तो जो स्प्रिंग है वो परमानेंटली डी शेप हो गया है, वो अब वापस जाने के काबिल नहीं रहा, यानी वो स्प्रिंग खराब हो गया, मगर वो टूटा नहीं है, अभी बचा हुआ है। अगर आप उसके अंदर और स्ट्रेस बढ़ाएं और ज़्यादा वेट डालें इसके अंदर, अनलेस के वो टूट जाए, तो उसे बोलते हैं हम कि ये इसका फ्रैक्शन हो गया है। तो जो स्ट्रेस है दैट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन स्ट्रेस। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हमने अब ज़रा देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ में फ्रॉम ओ टू ए क्या सिचुएशन होती है हमारे पास। तो ये ग्राफ हमारे पास बनेगा इस तरीके से। ये हमारे पास ग्राफ है फ्रॉम ओ टू ए। ओ टू ए तक जो ग्राफ है वो ये है हमारे पास, और इसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो मटेरियल है उसमें हुक्स लॉ जो है वो ओबे होता है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास फ्रॉम ओ टू ए, इसके दो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। फ्रॉम ओ टू ए दैट इज इनिशियली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका मतलब ये हुक्स लॉ
is obeyed, the stress in portion O to A is called proportional stress, यानी सिग्मा P। देखिए अब ये जो ग्राफ है फ्रॉम A to B, अब यहाँ पर जो स्ट्रेस है दैट इज नो मोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मगर फिर भी हालात को बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, यानी अगर हम स्ट्रेस को रिमूव करें, ये जो मटेरियल है रिट्रेस हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल हालत पे वापस चला जाएगा, यानी ये अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। यानी पोर्शन ए और बी जो है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, और इस पॉइंट बी को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। जी, तो ये हमने लिखा है, पहला पॉइंट हमारे पास है फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस इज नो मोर directly proportional to the strain, but if the stress is removed at any point from O to B, the material is retraced to the original state. This value of stress is called elastic limit। ये elastic limit की definition भी हमारे पास समझे ये आ गई, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो पॉइंट B है इसे बोलते हैं हम यील्ड पॉइंट, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा बन जाता है। तो इसे बोलते हैं हम यील्ड पॉइंट, तो ये हमारे पास यील्ड पॉइंट की डेफिनेशन हो जाएगी, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। ये स्ट्रेस जो है ये है प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, और बी तक जो स्ट्रेस हमारे पास है वो है इलास्टिक स्ट्रेस। और उसके बाद फर्दर क्या होता है, अब जब पॉइंट बी से हम मज़ीद स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो अब मटेरियल क्या होगा, अब मटेरियल जो है पॉइंट सी तक जाएगा, तो ये पॉइंट सी हमारे पास आ गया है। अब इसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब अगर स्ट्रेस रिमूव भी करें तो ये अपनी असल हालत पे वापस नहीं जाएगा, यानी ये जो मटेरियल है ये परमानेंटली अपनी शेप चेंज कर चुका है। मगर मटेरियल हमारा टूटा नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं UTS, कि वो स्ट्रेस जिसको मटेरियल ने बर्दाश्त कर लिया और वो फ्रैक्चर नहीं हुआ, तो उसे बोलते हैं अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस। If we further increase the stress from point B to C, the material will change its shape, called plasticity। और यहाँ पर भी हम एक और चीज़ को डिफाइन करते हैं, वो है अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस। जी, तो इसे बोलते हैं अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेस। इसके बाद फर्दर अगर इंक्रीज करें स्ट्रेस को तो ये ख़तरनाक स्टेज है, इसमें फिर वो मटेरियल जो है वो किसी भी लम्हे जाके फ्रैक्चर कर सकता है, तो इसे बोलते हैं हम फ्रैक्चर स्ट्रेस। ठीक है, फ्रॉम C to D। ग्राफ की बेसिस पे हम मटेरियल्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एक को हम बोलते हैं ब्रिटल और दूसरे को बोलते हैं डक्टाइल। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि डक्टाइल मटेरियल क्या है। ऐसे मटेरियल हैं जो प्लास्टिसिटी को क्रॉस कर जाएं या प्लास्टिसिटी तक पहुंच जाएं टूटने से पहले, तो उसे बोलते हैं हम डक्टाइल मटेरियल। और वो मटेरियल जो कि प्लास्टिसिटी से पहले ही टूट जाएं उसे बोलते हैं हम ब्रिटल मटेरियल। जी, तो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।